हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लिया। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की वक्रता का फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी बढ़ती है, वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है, या वक्रता घटने पर फोकस दूरी घटती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट होता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। लेंस की वक्रता का फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है, जो वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है। और दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया है वक्रता घटने पर, दोस्तों वक्रता जब घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? अवतल लेंस जैसा, या उत्तल लेंस जैसा, या अवतल दर्पण जैसा, या उत्तल दर्पण जैसा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरीके से कार्य करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अवतल लेंस की तरह, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितने एग्जाम से लेकर आपकी तैयारी है वो किस तरीके की चल रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? वायुमंडलीय दाब, चुंबकीय दिशा, विद्युत घंटी, या डायनेमो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वो किससे संबंधित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है दोस्तों वो चुंबकीय दिशा से संबंधित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। चुंबकीय दिशा यहाँ पर इस तरीके से दे रखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वो भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो चुंबकीय दिशा से संबंधित है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक 50 किलोग्राम वजन की गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड त्वरण के साथ गतिशील है, तो इसके द्वारा उत्पन्न बल का मान होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 50 न्यूटन, 490 न्यूटन, या 500 न्यूटन, या फिर 500 किलो न्यूटन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके पे, इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना है एक 50 किलोग्राम वजन की जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड त्वरण के साथ गतिशील है, तो उसका जो उत्प्रेरित बल होगा उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बल का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। और दोस्तों एम का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 50 किलोग्राम, इंटू ए का मान दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इनका फॉर्मूला जो है एफ इजिकल टू एम ए। दोस्तों एम का मान हमें 50 दे रखा है और ए का मान 10, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 500 आ जाएगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ इजिकल टू एम ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस बेस पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रेक्टर स्केल किस मापने के काम आता है? वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। रेक्टर स्केल किस मापने के काम आता है? तो वो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी में मुख्यतः हैं मैथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मेथिन तथा एथेन, हाइड्रोजन, मेथिन तथा एथेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एलपीजी जो गैस होती है उसमें मुख्यतः क्या होते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और चलिए मैं आपको बता दूं, जो एलपीजी में जो जिस तरीके की जो बदबू आती है वो इस हमें पता चलता है ये गैस जो लीक हो रही है, तो दोस्तों उसे मरकैप्टेन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मरकैप्टेन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, मोल, एम्पियर, कैंडला, या फिर केल्विन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
ताप का ऐसा ही मात्रक। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बता दूं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है पर आपके एग्जाम में पूछा गया। ताप का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों, वो केल्विन है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पदार्थ में सबसे कठोर या कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप है? कोक, कार्बन गैस, डायमंड यानी कि हीरा, या फिर ग्रेफाइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। रिपीटेड ही क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। पदार्थ में सबसे कठोर या फिर कार्बन का सबसे कठोरतम जो अपरूप है वो क्या है दोस्तों? वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डायमंड, जिसे हम हीरा कहते हैं, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गतिकी, या फिर वृत्तीय गति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो किसी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों, उसे विस्थापन कहते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आंख का लेंस होता है उत्तल, अवतल, उत्तल एवं अवतल, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी दोनों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंख का लेंस होता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस दोस्तों। जो आंख का लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र है M0L2T-2, MLT-2, ML2T-2, ML2T-1। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन और ऑप्शन होगा गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र होता है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, M0L2T-2। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मैंने जब एग्जाम दिया था, मेरे जब पेपर में यही आया था फिजिक्स में, गुप्त ऊष्मा का दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जो विमा से क्वेश्चन आपके विमा से जरूर पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। और भी आपको जितनी भी विमा है वो सब आपके एग्जाम में याद करके जानी है। तो गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र वो M0L2T-2 है दोस्तों। गुप्त ऊष्मा की अगर आपको मात्रक पूछ लिया जाता है तो दोस्तों वो होता है जूल प्रति किलोग्राम। ये भी आपको याद रखना है, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। और दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव बढ़ता है, कम हो जाता है, परिवर्तित रहता है, या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा। पहाड़ों पर चढ़ते समय जो वायु का दबाव है वो क्या होता है दोस्तों? ऊपर जाते हैं जब वायु का दबाव है वो कम हो जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जब धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वायु का दबाव है वो कम होगा, जिस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केस नली में पारे का तल होता है उत्तल, अवतल, समतल, या फिर कुछ सुनिश्चित नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। किस नली में पारे का तल होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि किस नली है, इसमें पारे का तल दोस्तों यहाँ पर तो सभी का समतल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगर ऊपर की तरफ पूछ लिया था तो दोस्तों ऊपर उत्तल जैसा बना होता है, तो यहाँ पर अगर पारे का ऊपरी तल पूछ लिया जाता तो उत्तल होता है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया पारे का तल, दोस्तों तल है वो नीचे की तरफ होता है, जो समतल होगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने, या मैडम क्यूरी ने, या रोंटजेन ने, या फिर आइंस्टीन ने। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन व्हाट ऑप्शन होगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो रेडियो धर्मिता की खोज है दोस्तों वो हेनरी बेकलर ने की थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये की थी 1869 में, ये भी आपको याद रखना है। 1869 में हेनरी बेकलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक बल्ब 40 वाट का है, 220 वोल्ट की एसी धारा के साथ जुड़ा है, प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो 30 दिन में उसकी यूनिट है वो क्या होगी? तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर है वो क्या होगा। 10 यूनिट, 12 यूनिट, 8 यूनिट, या फिर 120 यूनिट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा।
दोस्तों जो घरों में यूज की जाती है वो 220 वोल्ट की धारा यूज की जाती है। इसका यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो चलिए मैं आपको बताऊं, मैंने इस तरीके के आपको कई क्वेश्चन और करा रखे हैं जो कई प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उन सबकी लिंक में वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा 40 वोल्ट इंटू 10 घंटे डेली चलता है दोस्तों, 30 दिनों की यूनिट। तो मैं 30 दिनों की जो यूनिट है वो क्या होगी दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इन सभी का इंटू कर देना आपको, इसमें डिवाइड बाई 1000 कर देना। दोस्तों यहाँ पर हम डिवाइड बाई 1000 कर देते, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ पर कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ पर, 3 चौक 12 यहाँ के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है 12 यूनिट। 4 into 3 जो हमारा इंटू होगा वो 12 यूनिट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपको याद रखना है, इन सभी का आपको इंटू करना है, डिवाइड बाई 1000 करना है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या उभयतल लेंस? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन होगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो उत्तल लेंस लाया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों पूछ लिया था दूरदृष्टि दोष, दोस्तों दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस काम में लाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या परिवर्तित होता है? वेग, दिशा, दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन होगा। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था, जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, उसका सब कुछ है, जो कोई वेग, तरंग, दिशा जो भी है वो सब चेंज हो जाएगा, केवल उसकी जो आवृत्ति और कला है वो चेंज नहीं होंगी। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वेग और दिशा क्या परिवर्तित होगा, ये यहाँ पर दोनों वो चेंज हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये आपको यहाँ पर दे रखा होता है आवृत्ति और कला। दोस्तों आवृत्ति वो कला है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है। और जो जितने भी हैं वेग, त्वरण, दिशा जो भी है, जो कुछ भी होता है वो सारा अगर सब कुछ चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, या फिर केवल एक प्रोटॉन, या फिर केवल प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, या केवल एक न्यूट्रॉन? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं दोस्तों केवल एक प्रोटॉन होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड, या फिर 230 मीटर पर सेकंड? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा वायु में ध्वनि का वेग। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है 332 मीटर पर सेकंड, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो वायु में ध्वनि का वेग होता है एग्जैक्टली वो दोस्तों होता है 343.59 मीटर पर सेकंड। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों एग्जैक्टली वो होता है 343.59 मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है वो दूरबीन क्या किया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भूकंप मापने का यंत्र है रिक्टर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भूकंप मापने का यंत्र है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भूकंप मापने का यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? ताप, शक्ति, वोल्ट या फिर बल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? दोस्तों वो ताप का मात्रक है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसके कारण दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्रीय बल? दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन है वो सेम दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर डी उत्प्लावन बल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूध को जो मथने के लिए इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों अपकेंद्रीय बल है वो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, जो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी अपकेंद्रीय बल लगता है, जो बाहर की तरफ लगते हैं वो बिल्कुल अपकेंद्रीय बल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इसी कारण दूध से वो क्रीम अलग हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
70 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 350 न्यूटन का शुद्ध बल कार्य करता है तो प्रारंभ में स्थिर अवस्था में इसका त्वरण होगा। तब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है व्हाट ऑप्शन का। दोस्तों इस बेस पर मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर हमारा आपको फॉर्मूला याद रखना है F इजिकल टू एम ए। दोस्तों यहाँ पर F इजिकल टू हमें दे रखा है 350 न्यूटन। दोस्तों m दे रखा है यहाँ पर हमें 70 किलोग्राम और यहाँ पर a पूछा गया है। दोस्तों a जब a पूछेंगे दोस्तों ये इसके नीचे 70 आ जाएगा। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 7 से ये 5 पर चलेगा, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। a इक्वल टू जो हमारा त्वरण होगा दोस्तों 5 आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है F इजिकल टू एम ए। एफ हमें दे रखा है 350 न्यूटन और किलोग्राम में जो द्रव्यमान दे रखा है वो 70 किलोग्राम दे रखा है। दोस्तों इसमें से 350 डिवाइड में हम 70 कर देंगे तो यहाँ पर 500 हमारा ऑप्शन नंबर सी है 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaOH, Na2CO3 या NaHCO3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है NaCl वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आपको एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, जिससे पता चल सके आपके एग्जाम से लेकर जो तैयारी है वो किस तरीके की चल रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।